एवरीवन, आप सभी का एक बार और स्वागत है। अब जो है हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। जैसा कि आपको पता है कि हम पूरा पैनक्रियास टॉपिक को नीट एमबीबीएस और जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं बड़े बड़े विजुअल निमोनिक्स से, ना कि सिर्फ रेक्टाफिकेशन से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। अब क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फाइब्रोसिस का। अगर आपको फाइब्रोसिस समझ में आता है तो इसका ये मान के चलिए कि आपको पूरा टॉपिक जो है वो पूरा टॉपिक आपको समझ में आता है। तो अब देखो, पहले मैं इमेजेस समझाता हूँ आपको। पैनक्रियास जो है वो उसको आप इमेजिन करो कि वो एक पैनक्रियाटिक फैक्ट्री है, पूरी की पूरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट है। एक जो है वो शेफ वाला डिपार्टमेंट है जो खाना बनाने का काम करता है, और दूसरा जो है ये शक्कर वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। डब्बे वाले जो काम करते हैं, ठीक है। क्यूब से आप डब्बे समझ सकते हो, सब डब्बे से आप समझ सकते हो काम। जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सिमिलरली एक फैक्ट्री के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें दो डिपार्टमेंट है। अब क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट में या उस फैक्ट्री में आग लग जाती है, जैसे कि इस इमेज में बताया गया है कि देखो आग लगते हुए दिखा है। अब आग लगेगी तो क्या होगा, पानी डाला जाएगा, आग बुझाई जाएगी, जो डैमेज हुआ होगा उसको रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यही नॉर्मल होता है इस फैक्ट्री में, ठीक है। तो एक बार डैमेज हुआ, आपने रिपेयर करा, लेकिन एक और बार डैमेज हुआ, फिर रिपेयर करा, फिर एक और बार डैमेज हुआ, फिर रिपेयर करा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जितने बार आप रिपेयर करते जाओगे वो हर बार कमज़ोर होता जाएगा। तो इसी को ये समझाया कि देखो, पहले एक बार फैक्ट्री में आग लगी तो पहला अटैक था, फाइब्रोसिस बना, फिर दूसरा अटैक था, फिर फाइब्रोसिस बना, फिर तीसरा अटैक था, फिर फाइब्रोसिस बना, ठीक है। और ऐसे करते करते पूरी फैक्ट्री जो है वो रिपेयर, मतलब पूरी खंडर हो गई। ऐसे करते करते इतना रिपेयर हो गया, ठीक है। ये अगर आपको इमेजेस समझ में आ गई है तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, इसको पैनक्रेटाइटिस के से कैसे रिलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सपोज आप इमेजिन करते हो पैनक्रियास को पैनक्रियाटिक फैक्ट्री की तरह। तो इसमें सबसे पहले जो पार्ट रहता है, जो डैमेज होता है, या जो डिपार्टमेंट, जो दो डिपार्टमेंट है उसमें से डैमेज होते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सोक्राइन पार्ट। अब इसको पहले आप शेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है। शेफ का काम क्या है भैया, खाना बनाना, खाना परोसना, ओके। मतलब कुल मिला के शेफ का जो काम है वो खाने से रिलेटेड है। तो इस शेफ को आप जब याद रखोगे इस फैक्ट्री से एसोसिएट करके, तो आपको याद रहेगा कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम फैक्ट्री है, मतलब जो डाइजेशन का काम करती है पैनक्रियास के अंदर, ठीक है। पैनक्रियास के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक डाइजेशन का काम करती है। तो ये वो पार्ट है जो शेफ है, और वो क्या है, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ये क्या करते हैं, बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं सारे एंजाइम्स। फिर दूसरा जो मैंने बताया था वो है ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं क्यूब्स के साथ में, मतलब शुगर। बेसिकली ये क्यूब्स और कुछ नहीं, शक्कर ही है, लेकिन इसको इतना बड़ा बनाया है ताकि आप और इसको विजुअलाइज करें, और आप करो ताकि आपको इमेजिन हो सके। आप जब इमेजिन करोगे तो और ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। तो ये जो चीज़ है, जो दूसरा पार्ट है, वो ये है कि वो शुगर, मतलब एंडोक्राइन पार्ट है, जिसके अंदर हम इंसुलिन जो है पैनक्रियास बनाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार आग लगी, रिपेयर हुआ, ठीक है। रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर का मतलब है फाइब्रोसिस हुआ, ठीक है। तो ये इमेज से आपको ये चीज़ याद होगी कि फैक्ट्री में आग लगी तो रिपेयर हुआ, ठीक है। अब इस इमेज से देखो, ये याद रखो कि मल्टीपल जो है रिपेयर हुए। पहला अटैक हुआ, फिर फाइब्रोसिस हुआ, दूसरा हुआ, फिर फाइब्रोसिस हुआ, तीसरा हुआ, फिर फाइब्रोसिस हुआ। तो ऐसे करते करते जो पूरी की पूरी फैक्ट्री वो खंडर में बदल गई। लेकिन फिर भी देखो आप, ये 90% को वो इतना दम भरता है कि वो ये कहता है कि जब तक 90% पैनक्रियास डैमेज नहीं हो जाता तब तक कोई सिम्टम नहीं आएंगे पेशेंट को। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 90% जब तक ये फैक्ट्री तबाह नहीं हो जाती तब तक कोई डैमेज नहीं आएगा। तो यहीं पर यही ऑब्जर्व किया गया है कि 90% जब तक पैनक्रियास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पैनक्रियास का जो फंक्शनल रिजर्व है, या जो रिजर्व कैपेसिटी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। और 10 से 20% डैमेज से सिम्टम्स नहीं आते कभी भी, ठीक है। जब ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह हो जाता है, 90% तक चीज़ तबाह हो जाती है, तभी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम एक सवाल पर, और वो सवाल ये है, ये जो डॉक्टर साहब है ये सवाल इससे ये पूछ रहे हैं कि पहले कौन जो है वो सफ़र करता है, या कौन पहले बंद होता है। मतलब
कि एक्सोक्राइन पार्ट बंद होता है या एंडोक्राइन पार्ट बंद होता है, मतलब जो खाना बनाने वाला शेफ है वो जाता है या हमारे जो वर्कर है वो जाते हैं, ये उनके मन में सवाल आता है। तो उसका जवाब जो है वो ये है कि जो खाने बनाने वाला शेफ था वो जाता है। आप इसको टेस्ट से याद रख लो, ओके। अगर आप टेस्ट कर यू नो कैन यू इफ़ यू कैन यूज़ द सेंस ऑफ टेस्ट, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि डाइजेशन का सिस्टम पहले चला जाता है। और वो इसलिए चला जाता है क्योंकि जो डाइजेशन वाला पार्ट है एसिनार सेल्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है और उसमें बार बार फाइब्रोसिस से पहले वही फेल होता है। तो बेसिकली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो डैमेज उसको ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो पहले जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो डाइजेशन में मैंने क्या बताया था, शेफ के पास क्या है, एमाइलेज लाइपेज प्रोटीज। अब वो नहीं रहेंगे तो क्या डाइजेशन होगा, तो नहीं होता है। तो वैसे ही इसमें यही बताया गया है कि फूड डाइजेस्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये देखो पेट, और पेट के बाद आपको ये बताया स्टूल, और वो ये बताया है कि भैया जो फैट था उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो जो फैट आपने खाया वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगा आपके लेट्रिन में। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लेट्रिन का बल्क जो है वो हल्का रहेगा। तो इसीलिए आपको ये स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, फ्लोटिंग फीकल मैटर। तो ये होता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। कहने का मतलब ये है जब एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास खराब हो जाता है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में। और उसको समझने के लिए आपको शेफ से याद रखना है, ठीक है। शेफ याद है, इमेज अगर उस शेफ की याद है तो आपको याद रह जाएगा कि क्या हो रहा है। अब दूसरा आता है, हम ये जो वर्कर्स के बारे में, ये जो रोना मचा रहे हैं, अब ये क्या होता है, ये बाद में जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि मान लो इसमें भी फाइब्रोसिस हो गई और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास भी इन्वॉल्व हो गया, तो भैया जो इंसुलिन आना चाहिए था वो नहीं आएगा, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट से तो इंसुलिन ही आता था। तो अब वो डैमेज हो गया तो इंसुलिन नहीं आएगा, जब इंसुलिन नहीं आएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी और इसीलिए एंडोक्राइन जो है वो इंसफिशियंसी बढ़ जाएगी। अब एक सवाल है, वो ये है कि जो क्लिनिकल फीचर है, ठीक है, जिसमें हमने मैं बता रहा हूँ कि उसमें पेन होता है, उसका रीज़न पूछा जाता है कि पेन हो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस में तो कुछ नहीं होना चाहिए भैया। तो देखो उसको समझाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, और वो है ये स्टोन। अगर आपने ये पत्थर चीज़ याद रख ली तो फिर आप पेन को कनेक्ट कर पाओगे। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये हरा जो पाइप दिख रहा है वो है नॉर्मल डक्ट, ठीक है। अब अगर फाइब्रोसिस होती है तो आसपास के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर ऊपर से ये कैल्शियम के जो स्टोन्स हैं ये भी गिरने लगे, अब ये गिरेंगे तो क्या करेंगे, जो पेनक्रेटिक डक्ट है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो जब उस डक्ट को ब्लॉक कर देंगे, इमेजिन करो कि इस पाइप के पास में पत्थर गिर गया, तो इस डक्ट को उसने ब्लॉक कर दिया। अब पेनक्रियास का काम क्या था, जूस बना के उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में डालना। लेकिन अब वो पेनक्रियास जो है वो जूस तो बनाएगा, लेकिन जूस कभी बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर दरवाजे पर पत्थर है। तो वो जो है वो क्या करेगा, धीरे 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 जूस जो है वो प्रेशर बिल्डअप करने लगेगा, वो प्रेशर बनाएगा, और जैसे जैसे वो प्रेशर बनाने लगेगा पेशेंट को दर्द होगा। ये बताना चाह रहा था मैं कि दर्द का कारण क्या है, तो वो है कैल्शियम स्टोन्स, ठीक है। अब देखना कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। ट्विस्ट ये है कि ये पेन गायब हो जाएगा, और जब वो पेन गायब हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं बर्न आउट पेनक्रियाज। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बर्न आउट पेनक्रियाज। देखो इसको समझने के लिए भी आप इसी से समझ सकते हो कि भैया नॉर्मल डक्ट था, पेनक्रियाज अपना जूस बना रहा था, जूस उस डक्ट से आ रहा था और वो आगे जा रहा था, लेकिन स्टोन की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था, पर फिर भी वो प्रयास करता जा रहा था, जूस बनाता जा रहा था, कोशिश कर रहा था, भले ही उससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, पेशेंट को दर्द हो रहा था, लेकिन वो प्रयास करना नहीं छोड़ रहा था। अब ये वाला जो कहानी है वो ये है कि अगर वो प्रयास करना ही बंद कर दे तब जो होगा वो होता है बर्न आउट पेनक्रियाज। तो ये होता है कि अब इतनी फाइब्रोसिस हो गई है, इतने एसिनार सेल्स मर गए हैं कि पेनक्रियाज ने जूस बनाना ही बंद कर दिया है। तो अब जो है प्रेशर जो वाला जो पॉइंट था वो चला जाएगा। जब प्रेशर वाला पॉइंट चला जाएगा तो क्या उसको पेन होगा? नहीं होगा। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बर्न आउट पेनक्रियाज, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस पर। देखो सीधे सीधे कंसल्टेंट जो है वो बोलते हैं कि भैया ठीक है, आपने जो मुझे बोला कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम जो शेफ है वो ख़राब हो जाता है, फिर बाद में जो वर्कर है वो ख़राब हो जाता है, वो मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन आप इसको क्या साबित कर सकते हो? साबित कर सकते हो से अब आपको जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशंस पर। तो अगर आपको प्रूव करना है कि एक्सोक्राइन फेलियर हुआ है, मतलब एक्सोक्राइन या डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो ख़राब हुआ है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा और वो रहता है फीकल इलास्टेज टेस्ट। अब इसमें क्या होता है,
देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट रहता है उसमें सारे एंजाइम्स जो रहते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन अब जो एक्सोक्राइन फेलियर हो गया तो अब ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो अब अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो आपको फीकल मैटर में मिलेगा। तो इसमें एक एंजाइम है जिसका ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो एंजाइम का नाम है फीकल इलास्टेज। ठीक है, फीकल इलास्टेज। तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्टूल में जो एंजाइम्स है आप वो देख लो। तो इलास्टेज एंजाइम जो है वो फीकल में आपको देखने को मिलेगा और अगर उसका लेवल 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम से कम है तो आप बोलोगे सीवियर एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इलास्टेज एंजाइम जो एज वाले एंजाइम्स थे, माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, इलास्टेज, ये सारे एंजाइम आ रहे थे पैनक्रियास से, वो भी एक्सोक्राइन पार्ट से। अब एक्सोक्राइन पार्ट ही डैमेज हो गया है तो आप जो है वो एंजाइम्स आपको कम मिलेंगे। तो देखो इसमें स्टूल से पता लगाया है, स्टूल से अंदर आपने इलास्टेज एंजाइम लिया, फीकल इलास्टेज, और उससे पता लगाया है कि इसकी वजह से ये जो लेवल है इसका कम होने लग गया है। तो आप इससे ये समझोगे कि इलास्टेज तो पेनक्रियास से बनना चाहिए था लेकिन अब वो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट में कोई दिक्कत है, इसीलिए ये हो गया हमारा एक एंजाइम। अब हम चलते हैं एंडोक्राइन पार्ट में। एंडोक्राइन बड़ा सिंपल है, आप केवल ब्लड शुगर देख लो, इंसुलिन लेवल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर डायबिटिक है तो एंडोक्राइन पार्ट पेनक्रियास का खराब है। फिर हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पर, एंड इसको बड़े गौर से देखना क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिर्फ MRCP नहीं है बल्कि सेक्रेटिन भी है, इसमें हमने सेक्रेटिन भी दिया है। अब सवाल ये आता है कि सेक्रेटिन आपने क्यों दे दिया भैया? ठीक है, तो ये MRCP की फिल्म है, देखो इसके अंदर दे रखी है और ये इंजेक्शन के अंदर सेक्रेटिन बना हुआ है। तो ये एक इमेजिन, एक विजुलाइज करने के लिए आपको बताया गया ये। ठीक है, तो MRCP से तो आपको डक्ट्स वगैरह सारी दिख जाएगी, लेकिन सेक्रेटिन से क्या होगा? सेक्रेटिन से क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जो सेक्रीशंस रहते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं और जब सेक्रीशंस बढ़ने लगते हैं तो वो और साफ दिखता है। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जब भी हम कहते हैं तो हम सिर्फ MRCP नहीं कहते हैं, हम उसमें सेक्रेटिन भी कहते हैं, क्योंकि जितना अच्छा जूस आएगा वो उतना क्लियर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मान लो इसके अंदर जैसा मैंने बताया था कि कैल्शियम के स्टोन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम के ये जो स्टोन्स आ गए थे बहुत सारे, ठीक है। अब अगर ये स्टोन्स हैं तो आपको जो MRCP है उसके अंदर एक अपीयरेंस मिलेगा और वो मिलेगा ये छोटे तालाब, और ऐसे तालाब की एक तालाब दूसरे तालाब से जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलेंगे चेन ऑफ लेक्स अपीयरेंस। समझ में आ रहा है? जब एक तालाब दूसरे तालाब से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे चेन ऑफ लेक अपीयरेंस। तो ये आपको MRCP में देखने को मिलेगा अगर बहुत सारे स्टोन है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ही हो गई। वैसे CT स्कैन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? भैया फाइब्रोसिस तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि कंसेप्ट ही वही है। तो फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि कैल्सिफाइड स्टोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये CT स्कैन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अपनों ने इस टॉपिक को कवर करा है जिसके अंदर अपनों ने कुछ बेसिक बताया है, इंट्रोडक्शन और इन्वेस्टिगेशंस बताए हैं। आगे हम इसी टॉपिक को पार्ट 2 में कवर करेंगे जिसमें हम ट्रीटमेंट मैनेजमेंट और एक क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।